22 मई 2020 को PIA के तैयारे एयरबस A320-200 ने लाहौर से कराची के लिए उड़ान। कराची में मौसम साफ था और अगले 2 घंटे तक मौसम में तब्दीली की कोई तवक्को नहीं थी। 2:15 पर पहली गलती की गई, वो ये कि अप्रोच ब्रीफ किए बगैर, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, फर्स्ट ऑफिसर ने डिसेंट के लिए रिक्वेस्ट की। एयर स्पेस क्लियर होने की वजह से जहाज को डायरेक्ट मकली जाने की इजाजत दे दी गई है और इस बात को जो कि पायलट ने अपनाया उसे 1C भी कहा जाता है। फिर दोपहर 2:15 पर जहाज ने 34,000 फीट क्रूजिंग एल्टीट्यूड से डिसेंट करना शुरू किया और जहाज 1000 फीट पर मिनट की रफ्तार से नीचे उतरने लगे। आपस में ऐसी गुफ्तगू में मसरूफ थे जो कि फ्लाइट से मुतालिक नहीं थी, यानी वो डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो गए। 2:18 तक फ्लाइट 8303 ATC के साथ राब्ते में थी, मगर इसके बाद तकरीबन 7 से 8 मिनट तक ये राब्ता मुनक़ता रहा। इस दौरान ATC ने मुख्तलिफ तरीकों से अटेम्प्ट्स की राब्ता बहाल करने के लिए। फ्लाइट अभी रनवे अप्रोच को ज्वाइन करने के लिए काफी ऊंची थी। ये देखते हुए ATC ने फ्लाइट 8303 से राब्ता किया और पूछा, पाकिस्तान 8303, क्या आप ट्रैक माइल डिसेंट के लिए कंफर्टेबल हैं? जिस पर फ्लाइट 8303 ने जवाब दिया, अफर्म। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि डिसेंट और नेविगेशन में कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं ताकि एयरक्राफ्ट अपनी करेक्ट फ्लाइट पाथ पर रहे। जब फ्लाइट ने डिसेंट शुरू किया तो DES मोड को एंगेज किया गया, यानी डिसेंट मोड को एंगेज किया गया। फ्लाइट कंट्रोल यूनिट पर 3000 फीट का सिलेक्टेड ऑल्टीट्यूड सेट किया गया था, लेकिन FMS के फ्लाइट प्लान में कोई तब्दीली नहीं की गई थी, यानी पायलट पाथ 1C को फॉलो कर रहा है, मगर FMS यानी जहाज के ऑटोमेटिक सिस्टम में अभी भी पाथ 2A सेट है। 2A एक लॉन्गर पाथ है जबकि 1C 2A से काफी छोटा पाथ है एंड इट इज मोर ऑफ अ डायरेक्ट अप्रोच टू रनवे, व्हिच मींस यहाँ पर फ्लाइट पाथ के हवाले से कुछ मिसकैलकुलेशंस हो रही है। नेविगेशन मोड अभी भी एंगेज था, इसका मतलब एयरक्राफ्ट अपनी प्री डिफाइंड रूट यानी 2A को फॉलो कर रहा था जो कि FMS में सेट किया गया था। FMS डिसेंट प्रोफाइल को FL089 यानी 8900 फीट एल्टीट्यूड और स्पीड 230 नॉट्स के मुताबिक कैलकुलेट कर रहा था जो फ्लाइट प्लान में एंटर किया गया था। मगर याद रहे FMS में फ्लाइट पाथ 2A सेट था, लेकिन पायलट्स हकीकतन पाथ 1C पर थे। पायलट्स ने FMS में फ्लाइट पाथ क्लियर नहीं किया, यानी एयरक्राफ्ट को मैनुअली गाइड नहीं किया था कि वो नेक्स्ट वे पॉइंट 7 को इग्नोर करके डायरेक्ट अप्रोच करें। इसका मतलब एयरक्राफ्ट अब भी 7 वे पॉइंट पर होल्डिंग पैटर्न को कंसिडर कर रहा था। जैसे कि वीडियो में पहले बता चुके हैं, होल्डिंग पैटर्न एक स्पेसिफिक लूप होती है जो एयरक्राफ्ट को स्पेसिफिक एरिया में होल्ड करने के लिए यूज होती है, यानी दूसरे अल्फाज में जहाज के एल्टीट्यूड और स्पीड को कम करने के लिए हवा में एक चक्कर लगाना पड़ता है। अब फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। FMS में पाथ 2A सेट है और फ्लाइट एक्चुअली 1C को फॉलो कर रही है, जिसमें 7 में होल्डिंग पैटर्न नहीं है। FMS में 2A और होल्डिंग पैटर्न होने की वजह से जहाज लॉन्गर डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं लैंडिंग के लिए, जबकि हकीकत में जो पाथ फॉलो किया जा रहा है उसमें होल्डिंग पैटर्न है ही नहीं, यानी लैंडिंग तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस कम है। टू से एक्यूरेटली FMS के मुताबिक रनवे 38 नॉटिकल माइल्स दूर है, जबकि असल में वो सिर्फ 15 नॉटिकल माइल्स दूर रहेगा। ये मिसकैलकुलेशन एयरक्राफ्ट के डिसेंट और अप्रोच के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती थी और इवेंचुअली हुई भी। और जैसा कि पहले बताया गया है कि डिसेंट शुरू करते वक्त DES मोड को एंगेज किया गया था। FCU में 3000 फीट सिलेक्टेड ऑल्टीट्यूड से FMS के फ्लाइट प्लान में कोई तब्दीली ना हुई। नेविगेशन मोड अभी भी एंगेज था और जिस वजह से फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम 7 तक पहुंचने के लिए डिसेंट प्रोफाइल FL089 230 नॉट से कैलकुलेट कर रहा था, जैसे कि फ्लाइट प्लान FMS में एंटर किया गया। चूंकि पायलट्स ने फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में फ्लाइट पाथ क्लियर नहीं किया था, जिस वजह से एयरक्राफ्ट स्टिल 7 पर होल्डिंग पैटर्न को कंसिडर कर रहा था और एयरक्राफ्ट रनवे थ्रेशोल्ड का डिस्टेंस 38 नॉटिकल माइल्स कंसिडर कर रहा था, जो कि असल में 15 नॉटिकल माइल्स था। राइट एट दिस मोमेंट कैप्टन ने रूट चेक करते हुए कहा, क्या हो गया? रुको रुको, होल्ड को हटाओ, होल्ड को हटाओ। फर्स्ट ऑफिसर ने जवाब दिया, होल्ड हटा दिया गया है, क्या हमें इस बारे में रिपोर्ट करना चाहिए? कैप्टन ने जवाब दिया, नहीं, ये होल्ड की वजह से हो सकता है। कराची अप्रोच को बताओ कि हम लोकलाइजर पर हैं। लोकलाइजर जहाज को रनवे की सेंटर लाइन से अलाइन करने में मदद करता है, लेकिन होल्ड हटा दिए जाने के बाद भी एयरक्राफ्ट एक्सपेक्टेड अप्रोच पाथ से तकरीबन 5000 फीट ऊंचाई पर था।
स्पीड ब्रेक्स को डिप्लॉय किया गया ताकि ड्रैग और रेट ऑफ डिसेंट को बढ़ाया जा सके। आसान अल्फाज में समझें तो स्पीड ब्रेक्स को डिप्लॉय करने से जहाज हवा में ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा जल्दी नीचे उतरता है। ये टिपिकली उस वक्त किया जाता है जब जल्दी से एल्टीट्यूड कम करना ज़रूरी हो और डिसेंट को कंट्रोल करना। ATC ये सब कुछ देख रहा था और फ्लाइट 8303 की प्रोफाइल से काफ़ी परेशान था। ATC ने फ्लाइट 8303 को कांटेक्ट किया और कहा, सर ये बहुत ऊंचा है। कैप्टन ने रिप्लाई में कहा, हाँ ये बहुत ऊंचा है, मैं देख रहा हूँ और ऑर्बिट दूंगा। रनवे 25L थ्रेशोल्ड तक 11.4 नॉटिकल माइल्स बचे थे। 250 नॉट्स की रफ्तार से फ्लाइट 8303 वे पॉइंट 7 के ऊपर 7830 फीट पर थी, जबकि इस वक्त टारगेट एल्टीट्यूड 3000 फीट और जहाज अपने टारगेट से 4830 फीट ऊंचाई पर प्रवास कर रहा था। स्पीड ब्रेक्स डिप्लॉय होने पर जहाज 2900 फीट पर मिनट और 248 नॉट्स की रफ्तार से डिसेंट कर रहा था। जहाज ने लैंडिंग गियर डाउन किया ताकि एयरक्राफ्ट पर और ड्रैग बढ़ाया जा सके और वो तेज उतर सके। अब रनवे थ्रेशोल्ड तक 10.8 नॉटिकल माइल्स बचे थे। लैंडिंग गियर डाउन हो गया था और एयरक्राफ्ट 7.4 डिग्रीज तक नीचे पिच होने लगा। 2:31 पर ATC ने PIA 8303 को कहा, सर अगर आप चाहें तो ऑर्बिट अवेलेबल है। PIA 8303 ने जवाब दिया, नेगेटिव सर, हम ठीक है, इंशाल्लाह हम कर लेंगे। फ्लाइट 8303 4817 फीट पर था जब रनवे थ्रेशोल्ड तक 7.7 नॉटिकल माइल्स रह गए थे। स्पीड ब्रेक्स अभी भी डिप्लॉयड थी और लैंडिंग गियर डाउन था। इस वक्त रेट ऑफ डिसेंट 4115 फीट पर मिनट था और स्पीड 248 नॉट्स थी। क्रू ने अब स्पीड को 230 नॉट्स तक कम कर दिया। कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को कहा, वो हैरान हो जाएंगे कि हमने क्या किया है। ATC इस सब से खुश नहीं था। उन्होंने जहाज को कम्युनिकेट किया, पाकिस्तान 8303 डिसरिगार्ड टर्न लेफ्ट हेडिंग 180। इस पर PIA 8303 ने जवाब दिया, सर अब हम कंफर्टेबल हैं और हम 3500 फीट पर हैं, 3000 फीट के लिए ILS 25L पर एस्टैब्लिश्ड हैं। फ्लाइट 8303 रनवे 25L से 6.5 नॉटिकल माइल्स दूरी पर 3830 फीट के ऑल्टीट्यूड पर था। रेट ऑफ डिसेंट थोड़ा कम किया गया और क्रू ने नई टारगेट स्पीड को 225 नॉट्स पर सेट किया। ATC ने फिर से फ्लाइट 8303 से राब्ता किया और कहा, नेगेटिव टर्न लेफ्ट हेडिंग 180। PIA 8303 ने फिर से जवाब दिया, सर हम ILS 25L पर एस्टैब्लिश्ड हैं। फ्लाइट क्रू ने अब स्लैट्स और फ्लैप्स को कॉन्फ़िगरेशन 1 पर सिलेक्ट किया। इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैक्स स्पीड 230 नॉट्स थी। कराची अप्रोच ने फिर से कांटेक्ट किया और कहा, सर आप टच डाउन से 5 माइल्स दूर हैं, अभी भी 3500 फीट पर हैं। फ्लाइट 8303 ने जवाब दिया, रॉजर। जहाज के नोज का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा नीचे की तरफ झुक रहा था। जब पिच 13.7 डिग्रीज तक पहुंच गई, ऑटो पायलट ऑटोमेटिकली डिसएंगेज हो गया। ये ऑटोमेटिकली डिसएंगेज इसलिए हुआ क्योंकि पिच डाउन एंगल अपनी लिमिट 13 डिग्री से ज्यादा हो गया। इस एक्सेसिव पिच डाउन की वजह से ऑटो पायलट ने कंट्रोल पायलट्स को वापस दे दिया ताकि वो मैनुअल कंट्रोल से सिचुएशन को संभाल सकें। डिसेंट रेट अब 6800 फीट पर मिनट तक पहुंच गया था। जैसे ही ऑटो पायलट डिसएंगेज हुआ, ओवर स्पीड वार्निंग बजने लगी। 2230 फीट के ऑल्टीट्यूड पर ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम ने भी अलर्ट देना शुरू कर दिया। डिसेंट रेट अब 7400 फीट पर मिनट और स्पीड 255 नॉट्स तक पहुंच चुकी थी। फ्लाइट डेक में ओवर स्पीड वार्निंग अभी भी अलर्ट कर रही थी और प्रेशर और डेंजर बढ़ रहा था। क्रू ने अप्रोच को स्टेबलाइज करने की कोशिश की क्योंकि उनका डिसेंट रेट बहुत ज्यादा था और ओवर स्पीड वार्निंग कांस्टेंट थी। उन्होंने लैंडिंग गियर को बंद किया और स्पीड ब्रेक को रिट्रैक्ट किया। एयरक्राफ्ट की स्पीड अभी भी ज्यादा थी एट 261 नॉट्स। ATC ने अब PIA फ्लाइट 8303 को रनवे 25L पर लैंडिंग के लिए क्लियर कर दिया था। जहाज अब 1400 फीट पर था और एयरक्राफ्ट पर रिड्यूस्ड ड्रैग के साथ डिसेंट रेट कम होना शुरू हो गया था, जो कि अराउंड 1600 फीट पर मिनट था। एयरक्राफ्ट अभी भी 247 नॉट्स पर था और रनवे 25L के थ्रेशोल्ड तक सिर्फ 4.3 नॉटिकल माइल्स रह गए थे। स्पीड कम होना शुरू हुई और आखिरकार 230 नॉट्स के नीचे गिर गई, जिससे ओवर स्पीड वार्निंग रुक गई। मगर उनके पास सिर्फ 2.9 नॉटिकल माइल्स बचे थे रनवे थ्रेशोल्ड पर। क्रू ने फ्लैप्स और स्लैट्स को कॉन्फ़िगरेशन 2 पर सिलेक्ट किया। इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैक्स स्पीड 200 नॉट्स तक थी। एयरक्राफ्ट अभी भी 230 नॉट्स पर था और स्पीड वार्निंग फिर से अलार्म देने लगी। उन्होंने अब कॉन्फ़िगरेशन 3 सेलेक्ट की, जो और ज्यादा स्पीड रिडक्शन रिक्वायर करती थी। दैट शुड नॉट बी इन एक्सेस ऑफ 189 नॉट्स। जहाज 227 नॉट्स पर था, जो कि फ्लैप्स की मैक्स ओवर स्पीड लिमिट से 42 नॉट्स ज्यादा थी। एयरक्राफ्ट अब मोर कंट्रोलेबल रेट पर डिसेंड कर रहा था, मगर अब वो सिर्फ 1110 फीट पर था और रनवे तक सिर्फ 2.4 नॉटिकल माइल्स रह गए थे। फर्स्ट ऑफिसर ने अब कहा, शुड वी डू द ऑर्बिट? कैप्टन ने जवाब दिया,
नो नो लीव इट। जहाज अब जमीन से सिर्फ 1000 फीट ऊपर रह गया। ये वो पॉइंट है जिधर एयरक्राफ्ट को करेक्ट लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन में होना चाहिए था। पीआईए की स्टेबलाइज्ड अप्रोच क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली रेट ऑफ डिसेंट 1000 फीट पर मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सारी ब्रीफिंग्स और चेकलिस्ट कंप्लीट होनी चाहिए। एयरक्राफ्ट की स्पीड 140 नॉट्स तक होनी चाहिए, जबकि फ्लाइट 8303 की इस वक्त स्पीड 217 नॉट्स के लगभग थी, जिसकी वजह से ओवर स्पीड वार्निंग अभी भी एक्टिव थी। अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया मीट नहीं होता तो गो अराउंड करना जरूरी होता है। रनवे अब सिर्फ 1.5 नॉटिकल माइल्स दूर रह गया था। चूंकि लैंडिंग गियर को रिट्रैक्ट कर लिया हुआ था तो अल्टीट्यूड कम होने की वजह से लैंडिंग गियर नॉट्स डाउन वार्निंग डिस्प्ले हो रही थी। चूंकि ओवर स्पीड वार्निंग अभी भी एक्टिव थी और उसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी ओवर द अदर डिस्प्लेड वार्निंग्स, कैप्टन ने अब इस वार्निंग साइन को कैंसिल करने का कहा। इससे ओवर स्पीड ऑडियो वार्निंग कैंसिल हो गई। कैप्टन ने अपनी साइड स्टिक पर प्रायोरिटी बटन प्रेस करके जहाज का कंट्रोल अपने पास ले लिया और खुद अब फ्लाइंग पायलट बन गया। यहाँ एक और गलती की गई कि इस मूव को वर्बलाइज नहीं किया गया। आईएलएस को कंटिन्यू किया गया। जमीन से एल्टीट्यूड अब 500 फीट रह गया था और स्पीड अभी भी 220 नॉट्स थी और रनवे अब सिर्फ 1.2 नॉटिकल माइल्स दूर रह गया था। ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम ने फिर से अलर्ट देना शुरू किया along with the series of cautions and warnings। जहाज रनवे थ्रेशोल्ड से 24 फीट ऊपर से गुजरा और उसकी स्पीड 205 नॉट्स थी। कैप्टन ने दोनों थ्रस्ट लीवर्स को आइडल पर कर दिया। ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम ने वार्न करना बंद कर दिया क्योंकि एयरक्राफ्ट रडार पर एल्टीट्यूड 30 फीट से कम था। 2:34 पर एयरक्राफ्ट अब जमीन से सिर्फ 7 फीट ऊपर था। स्पीड अभी भी 200 नॉट्स थी। एयरक्राफ्ट रनवे पर फ्लोट कर रहा था। कैप्टन ने अब दोनों इंजन्स पर फुल रिवर्स थ्रस्ट सेलेक्ट किया, लेकिन थ्रस्ट आइडल पर रहा और रिवर्सेस डिप्लॉय नहीं हुए क्योंकि एयरक्राफ्ट जमीन पर नहीं था। एयरक्राफ्ट रनवे पर मजीद 4000 फीट तक फ्लोट करता रहा। रनवे थ्रेशोल्ड से 4500 फीट दूर जाकर एयरक्राफ्ट ने जमीन से कांटेक्ट किया। दोनों पायलट्स की तरफ से मैक्सिमम ब्रेक इनपुट दी गई। चूंकि लैंडिंग गियर डाउन नहीं था, इस वजह से एयरक्राफ्ट रनवे पर स्क्रैप कर रहा था, जिसकी वजह से इंजन्स को मेजॉरिटी इंपैक्ट मिल रहा था। एयरक्राफ्ट के जमीन के साथ रगड़े जाने की आवाज कैबिन और फ्लाइट डेक में सुनाई दे रही थी। एटीसी और ऑब्जर्वर्स ये सारा मंजर देखकर हैरान और परेशान थे क्योंकि एयरक्राफ्ट से स्पार्क्स निकल रहे थे। दोनों पायलट्स एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शंस में। कैप्टन फुल नोज डाउन इनपुट दे रहा था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर साइड स्टिक पर 2/3 फुल बैक अप्लाई कर रहा था। एयरक्राफ्ट इंजन्स इंटरमिटेंटली जमीन से कांटेक्ट कर रहे थे। राइट इंजन सिग्निफिकेंटली लॉन्गर कांटेक्ट में रहा था। इंक्रीज फ्रिक्शन और रिड्यूस थ्रस्ट फ्रॉम इंजन्स की वजह से जहाज की स्पीड अब 178 नॉट्स तक आ गई। थ्रस्ट लीवर्स अभी भी रिवर्स पोजीशन में थे। लाउड स्क्रैपिंग साउंड और वाइब्रेशन जो ग्राउंड से कांटेक्ट की वजह से हो रही थी, उसकी वजह से इंजन नंबर 2 में फायर वार्निंग ट्रिगर हुई। 18 सेकंड जमीन के साथ रगड़े जाने के बाद फर्स्ट ऑफिसर ने कहा, टेक ऑफ सर, टेक ऑफ। कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर की बात मानते हुए जहाज को फिर से टेक ऑफ कर लिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर जहाज को रनवे पर ही रहने दिया जाता तो एयरपोर्ट इमरजेंसी सर्विसेज उसे मैनेज कर सकती थी। दोबारा टेक ऑफ करने पर उन्हें एहसास हुआ कि एक इंजन रगड़ खाने की वजह से फेल हो चुका है और जहाज अब सिर्फ एक इंजन पर उड़ रहा है और उसकी भी हालत कुछ ठीक नहीं है क्योंकि ऑयल दोनों इंजन से लीक हो रहा है। इस सारी सिचुएशन के बाद कराची टावर ने एयरपोर्ट पर फुल स्केल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। अब एयरक्राफ्ट 3000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच के गो अराउंड करके दोबारा रनवे की तरफ बढ़ रहा था, जिस पर कंट्रोल टावर ने जहाज को किसी भी रनवे पर लैंड करने की इजाजत दे दी। इस दौरान आखिरी इंजन में भी वाइब्रेशन शुरू हो गई और थोड़ी देर बाद वो भी बंद हो गया। अब जहाज बिना इंजन के रनवे की तरफ बढ़ रहा था और उसका एल्टीट्यूड तेजी से कम हो रहा था। इस बार पायलट ने लैंडिंग गियर काफी पहले खोल दिए थे, जिसकी वजह से ड्रैग पैदा हो रहा था और स्पीड मजीद कम हो रही थी। 600 फीट की ऊंचाई पर जहाज रनवे की सीध में आ चुका था, लेकिन कैप्टन को अंदाजा हो चुका था कि वो रनवे पर नहीं पहुंच पाएगा और तब ही उन्होंने मे डे की कॉल दी। और कुछ ही सेकंड्स के बाद रनवे से 1340 मीटर पहले 2:45 पर जहाज मॉडल कॉलोनी कराची के घरों के ऊपर जा गिरा। ये एक गैर मामूली वाकया था। जब पाकिस्तान की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की टीम तहकीकात के लिए मौके पर पहुंची तो उनके लिए फ्लाइट के डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर इस इन्वेस्टिगेशन का अहम हिस्सा थे। सबसे पहला और बड़ा सवाल ये था कि क्या हवाई जहाज के किसी सिस्टम में कोई खराबी थी, खास तौर पर लैंडिंग गियर में।
इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये मालूम हुआ कि सिस्टम्स बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे। जैसा कि हम इस वीडियो में पहले एक्सप्लेन किया है कि जहाज अपने रिकमेंडेड एल्टीट्यूड से बहुत ऊंचा था और रिकमेंडेड स्पीड से काफ़ी ज़्यादा स्पीड से रनवे की तरफ बढ़ रहा था, और पायलट ने एयरक्राफ्ट को स्लो करने और नीचे उतारने के लिए लैंडिंग गियर का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर उन्होंने उसको बंद किया और इसे दोबारा डाउन करना भूल गए। पायलट्स को लैंडिंग गियर डाउन ना होने की वार्निंग्स मिल रही थी, लेकिन एयरक्राफ्ट की स्पीड रिकमेंडेड स्पीड से ज्यादा थी, तो ओवर स्पीड वार्निंग ने बाकी वार्निंग्स को सुपरसीड कर दिया था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को चेक करने के बाद क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट को इस वाकये का कंट्रीब्यूटरी फैक्टर पाया गया। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को बेशतर जगहों पर फॉलो नहीं किया गया, मुतल्लिका ब्रीफिंग्स नहीं की गई, कई अलर्ट्स और वार्निंग्स को या तो इग्नोर कर दिया गया या उन्हें वर्बलाइज नहीं किया गया या कैंसिल कर दिया गया। पायलट्स ने डिसेंट शुरू करने से पहले अप्रोच ब्रीफिंग भी नहीं की, डिसेंट की मॉनिटरिंग नहीं की गई और वर्बलाइज भी नहीं किया गया, और जब गियर सेलेक्ट किया तो ये भी क्रॉस चेक या वर्बलाइज नहीं किया। जब कैप्टन ने जहाज का कंट्रोल लिया तो ये फर्स्ट ऑफिसर के साथ कंफर्म नहीं किया गया। पायलट्स मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर रहे थे जो इस फ्लाइट से मुतालिक नहीं, और ये नॉन फॉलोइंग ऑफ SOPs का एक और सबूत था। जैसे जैसे खतरा और स्टेक्स बढ़ रहे थे, नॉन फॉलोइंग ऑफ SOPs ज्यादा काबिल फहम हो जाती है। हालांकि ये आइडियल नहीं, लेकिन ये रुझान फ्लाइट के आगाज में भी नजर आ रहा था जब फ्लाइट बिल्कुल स्मूथ थी, और ये यकीनन उन्हें बाद में आने वाली मुश्किलात की तरफ ले गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने इवन क्रू के रोजा रखने के फैक्टर को भी गौर से देखा कि इससे क्रू की इफेक्टिवनेस पर कोई असर तो नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों पायलट्स ने इस फ्लाइट के दौरान रोजा रखा हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया कि इस चीज ने शायद क्रू की इफेक्टिवनेस को मुतासिर किया, लेकिन इस चीज का फ्लाइट परफॉर्मेंस पर असरात का तयन नहीं किया जा सका। इस वाक़े के वक्त पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का एक कानून था जो कहता था कि जब एक मेडिकल असेसमेंट जारी होती है तो वो शख्स अपने लाइसेंस का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके अलावा जब ATC इस ट्रेजेडी को रोकने की कोशिश कर रहा था, ये नोट किया गया कि फ्लाइट 8303 के लैंडिंग गियर डाउन ना होने के बारे में पायलट्स को बताया जा सकता था। ये आमतौर पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर चेक किया जाता है जब अप्रोच की जा रही होती है, लेकिन कोविड की पाबंदियों और एयर ट्रैफिक और स्टाफ की कमी की वजह से ये चीज मिस हो गई। 2020 में सामने आने वाले स्कैंडल जिसमें PIA के पायलट्स के फेक लाइसेंसेस या फेक एग्जाम्स का मामला सामने आया, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए तहकीकाती टीम ने इस वाकये में दोनों पायलट्स के लाइसेंसेस को मजीद जांचा और इस नतीजे पर पहुंचे कि दोनों क्रू के पास पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के तहत वैलिड लाइसेंसेस थे। इस तहकीकात से कई सेफ्टी रिकमेंडेशन सामने आई। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के फ्लाइट क्रू के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की कंप्लायंस के लिए जरूरी इक़दाम उठाने का कहा गया। PIA को अपने क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम का जायजा लेना था ताकि इफेक्टिव फ्लाइट टेक कम्युनिकेशन को प्रमोट किया जा सके, और प्री फ्लाइट मेडिकल चेकअप और रोजे की हालत में फ्लाइंग के बारे में रेगुलेशन की कंप्लायंस के लिए जरूरी इक़दाम उठाने का कहा गया। इस फ्लाइट पर 91 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से सिर्फ 2 पैसेंजर्स की ही जान मौजूदाना तौर पर बच सकी। जानी नुकसान के अलावा बेहद माली नुकसान भी हुआ, क्योंकि जहाज मॉडल कॉलोनी के घरों के ऊपर जाकर गिरा, जिसकी वजह से बेशतर घर तबाह हो गए। ये हादसा सानहे से कम नहीं था, और दुआ है कि खुदा हमें तमाम हादसात से बचा कर रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में।